सुप्रभात, नमस्कार। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा। एक बार फिर से मैं आकाश चंदेव आपके समक्ष लेकर आ गया हूँ। एक बहुत सटीक, प्रिसाइज़, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट डेली डोज ऑफ करंट अफेयर, जिसके अंदर हम लोग स्पोर्ट्स जगत से लेके इंटरनेशनल, नेशनल सभी न्यूज़ आइटम्स को डिकोड करते हैं, आसान करके आपके सामने रखा जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। तो जुड़े रहे इस सेशन के साथ। आई कैन अश्योर यू एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत शॉर्ट में जो न्यूज है उनको आपके समक्ष रखता हूं। हैविंग सेड दैट, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इसका आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ मिलता है बेटे। पीडीएफ कहाँ पे मिलता है? इस टेलीग्राम चैनल आकाश संदेव जी के बूस्टर जो चैनल है, उसको आप या तो सर्च कर लो या फिर आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। इस चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी आप देखेंगे, आपको मिलते हैं। और कोई और भी अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट रहेगा तो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट आई थिंक फॉर नाउ यू कैन योर सेल्फ एक्सप्लोर इज दिस चैनल, जहाँ पे बहुत यूजफुल कंटेंट है। अगर आप पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके बाकी जो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स पिछली हैं उनको भी आप देख सकते हैं। आई कैन श्योर यू कि उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज दिन बहुत खास है। आज 29 मई का दिन है, तो मैं उसकी सिग्निफिकेंस के साथ ही स्टार्ट करना चाहता हूं बेटे। 29 मई को हम लोग हर साल मनाते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। जी हाँ, यूएन पीस कीपर्स का ये दिन है। उनको हम लोग याद करते हैं, उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती तो है ही है, बट साथ ही साथ उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया में जगह जगह पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, कहीं पे सिविल वॉर है, कहीं पे कुछ है। वहां पे अलग अलग देशों से जो हमारे पैरामिलिट्री, मिलिट्री, पुलिस के जो भी पर्सनल्स हैं, मेल फीमेल बोथ, वो यूएन पीस कीपिंग में जाते हैं और वहां पे पूरी दुनिया में अमन शांति का जो एक पैगाम है उसको देने की कोशिश करते हैं। इस बार की जो थीम है वो बहुत खास है। इस बार की बेटे जो थीम है, अब मैं इसको हिंदी में नहीं बता सकता बिकॉज ये यूएन का मैसेज है, इंग्लिश में ही रहता है। फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। बस ऐसे आप याद रख लो कि यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं उनका जो दिन है वो हर साल हम लोग 29 मई को ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार की यानी कि 2024 की जो थीम है वो आपके समक्ष है, और थीम है फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। इजी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि पीस कीपर्स का जिक्र हुआ है। देखिए, भारत पूरी दुनिया में ये जाना जाता है कि भाई पीस कीपर्स हमारे बहुत एफिशिएंट है। और बहुत बड़ी संख्या में हम लोग देखते हैं इंडिया जो है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट करता है। भारत के जो लोग हैं, आप देखोगे भारत की जो मतलब चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी है, मतलब अलग अलग आर्म फोर्सेस है हमारी, वहां से आप देखोगे बहुत सारे पीस कीपर्स जाते हैं। महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ये पिक्चर आपको उसी चीज का एक सबूत भी दे रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है पीस कीपिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई, और वो एक मेडल है जिसको हम लोग बोलते हैं दैग हैमरस्कोल्ड मेडल। दैग हैमरस्कोल्ड मेडल जो है एक मरणोपरांत यानी कि पोस्ट ह्यूमस अवार्ड है। अगर कोई भी अपनी जान की बाजी लगाता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के दौरान, तो उस पर्टिकुलर मिलिट्री पर्सनल हो, पुलिस का जवान हो या फिर सिविलियन हो, उनको ये मेडल दिया जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको किसके नाम के ऊपर रखा गया है। जो दैग हैमरस्कोल्ड थे, द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन थे, वो 1961 में एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। उनके नाम पे ही इस मेडल का नाम रखा गया है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दैग हैमरस्कोल्ड मेडल किस चीज के साथ जुड़ा है, या फिर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के साथ कौन सा मेडल जुड़ा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सो आई होप यू फाइंड दिस बिट अ बिट इंफॉर्मेशनल। 29 मई का दिन है तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना इससे हम लोग शुरुआत करें सेशन की। सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आई एम श्योर कि वो आपको काफी दुआएं देंगे। मूविंग अहेड, अब एक बहुत दुखद खबर है जिसका मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। देखिए, 24 मई की बात है। 24 मई, मतलब कुछ दिन पहले हमने देखा बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ पपुआ न्यू गिनी में। अब मैंने उस दिन इस न्यूज को कवर नहीं किया था बिकॉज मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था कि इस न्यूज के अंदर क्या चीज कवर की जाए। मतलब ये जो न्यूज है, अ, सिर्फ अगर लैंडस्लाइड की न्यूज होती तो शायद मैं इसको स्किप कर देता। लेकिन क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़े स्तर पर हुई है। दूसरी बात यह है कि इसके कुछ कॉजेज जो हैं उसको जानने में भी आपको रुचि हो सकती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए मैं अब इसको कवर कर रहा हूं। ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि पिछले 3-4 दिन मैंने इसको कवर क्यों नहीं किया। साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है बेटे, वहां पर ये देश है।
अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ये कोस्ट देखते हो ना, नॉर्दर्न कोस्ट जो है, उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये, ठीक है? ये जो मुल्क है 150-200 किलोमीटर ही होगा। पोर्ट मोर्सबी जो इसकी कैपिटल है पपुआ न्यू गिनी की, ये मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं, नीचे कोरल सी है, ऊपर पैसिफिक ओशन है, बहुत क्लियरली। इधर आप देखते हो ये इंडोनेशिया है, ठीक है? मतलब ये पूरा आइलैंड है, इधर इंडोनेशिया और आधा आइलैंड पपुआ न्यू गिनी को मिला है, ये एक देश है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम लोग डिकोड करेंगे, ठीक है? नाउ बहुत बहुत बड़ा स्केल है इसका। पहली बात तो मतलब इतना बड़ा स्केल है कि अगर आप देखोगे इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स ने भी इसको बहुत बड़े लेवल पे कवर किया है कि 2000 से भी ज़्यादा लोग जो है मलबे में दबे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। हालाँकि बहुत बड़े स्तर पे मैं कह सकता हूँ राहत का काम चल रहा है, बट स्टिल अभी मतलब टाइम लगेगा लोगों को निकालने में, पता भी नहीं है कितने लोगों ने जान जान गँवा दी है। ये जो देश है पपुआ न्यू गिनी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1975 से पहले ऑस्ट्रेलिया के ही अंडर था। 1975 में इसको आज़ादी मिली ऑस्ट्रेलिया से। तो इसकी अगर आप टेरेन देखोगे तो आप देखो ये पपुआ न्यू गिनी जो है देश, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहाड़ियाँ, वैलीज़, ये मतलब बहुत रगड़ है। इनफैक्ट ये जो एंगा प्रोविंस है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे माउंटेन्स, वैलीज़, मतलब बहुत टफ टेरेन है, बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ टेरेन है, ये आपको जानना होगा। ना सिर्फ ये पोरगेरा गोल्ड माइन है, सोने का खनन होता है यहाँ पे एंगा प्रोविंस में, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है उससे 23-24 किलोमीटर ही दूर है ये। और यहाँ पे इलीगल माइनिंग की भी न्यूज़ आती रही है। तो कई लोगों का मानना है कि पोरगेरा गोल्ड माइन, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लैंडस्लाइड हुई है और पोरगेरा यहीं पे है, तो लगभग मतलब आप अगर देखोगे तो 23 से 24 किलोमीटर है दूरी इसकी। अगर आप सही मायने में देखो तो ये भी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि एक्सेसिव माइनिंग से भी कई बार लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं। इंडिया आगे बढ़ा है, इंडिया ने 1 बिलियन की जो एड है वो अनाउंस की है, और वैसे भी हमने मेडिसिन वगैरह भी इनको भेजी। काफी राहत की जो सामग्री है वो भारत से पपुआ न्यू गिनी भेजी गई है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये देना तो बनता ही है। तो आप देख सकते हैं कैसे इंडिया ने एड दी। तो जहां तक कारणों की बात है, एक तो मैंने बताया आपको इलीगल गोल्ड माइनिंग कहा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख को 18 मई को एक हल्का सा अर्थक्वेक आया था, 4 से 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, तो शायद उसकी वजह से हुआ हो। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत सारी बारिश हुई जिसकी वजह से हुआ है। हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो सकता है कोई एक फैक्टर हो, वो धीरे-धीरे में पता चलेगा, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है। पपुआ न्यू गिनिया के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी कैपिटल, उसकी इंडिपेंडेंस किससे मिली, कहाँ पर है वो, और एंगा प्रोविंस कहाँ पे है। ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि एंगा न्यूज़ में था, एंगा कहाँ है? सो यू शुड नो अबाउट दैट। मैंने गोल्ड माइनिंग का भी आपको बताया, मैंने माइन का भी नाम आपको बताया है। जो माइन है पोरगेरा गोल्ड माइन की हम लोग यहाँ बात करते हैं। सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ थी, डेफिनेटली थी, बहुत सारे लोगों की जब जान जाती है तो बुरा तो लगता ही है। तो अगली जो न्यूज़ है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, काफ़ी खुशी की बात है। अगली जो न्यूज़ है वो क्या है? दीपा कर्माकर के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लें। एक बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा सिर ऊँचा कर देने वाली भारत की बेटी है दीपा कर्माकर। इन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि जो एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप अभी हो रही है ताशकंद में, यानी कि उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब आप बोलोगे सर कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मुझे याद है 2016 के ओलंपिक में जब रियो में हो रहा था, वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन था इनका, लेकिन बाई चांस ये फोर्थ आई थी। ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते जीते ये रह गई थी, चूक गई थी। बट एनीवेज, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप बहुत कंपेटिटिव मुकाबला है, पहली बात तो। और इसमें पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, तो दीपा कर्माकर ने ये काम कर दिया है, ये पहले तो आप ध्यान में रखें। सो शी इज द फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। तो ये आप ध्यान में रखें कि एशियन चैंपियनशिप मतलब एशियन जो जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है, वहां पे गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इज दैट क्लियर? और मतलब इससे प्रोस्पेक्ट्स और इम्प्रूव हो जाते हैं कि अगर आगे जाके ये ओलंपिक में भी कुछ बेहतर कर पाए देश के लिए, तो ये आप ध्यान में रखेगा। इसलिए आपने याद रखना है कि स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी है दीपा, और इन्होंने क्या किया है, किस तरह इतिहास रचा है, दोनों चीजें आप याद रखोगे। नेक्स्ट भी मैं एक स्पोर्ट्स की बात करूंगा, पर ये थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल स्पोर्ट है। ऑफ कोर्स इट इज ग्रॉन्ड प्री, इसकी बात करते हैं। कई बच्चे इसको ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, ग्रैंड प्रिक्स मत बोलना, इसको ग्रॉन्ड प्री बोलना। एनीवेज, तो चार्ल्स
लेक्रेक की हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, ये है यहाँ पे फरारी के ड्राइवर हैं। इन्होंने इतिहास रचा है। कैसे रचा हुआ मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो मोनाको में ग्रां प्री हुई, इन्होंने जीत ली। नाउ मतलब ही इज द फर्स्ट मोनाक्स ड्राइवर टू विन मोनाको ग्रां प्री सिंस 92 ईयर्स में पहली बार हुआ है कि किसी मोनाको के ही व्यक्ति ने, किसी मोनाको के ही ड्राइवर ने मोनाको की ग्रां प्री को जीता। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये वर्ड समझ में नहीं आया। मैं समझ सकता हूं कई लोगों को ये दिक्कत हो रही होगी इस वर्ड को समझने में। यही तो मजा है करंट अफेयर को पढ़ने का। ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मोनैक्स ड्राइवर। देखिए अब ये जो वर्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक वर्ड है। जैसे हम इंडिया के हैं तो हमें बोलते हैं इंडियन, उसी प्रकार से जो मोनाको का होता है उसे बोला जाता है मोनैक्स। कोई भी नेटिव या इनहैबिटेंट ऑफ मोनाको जो है उनको मोनैक्स बोला जाता है। बस इतना ध्यान में रखना। ये भी एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है इंग्लिश में आ जाए, आई डोंट नो। तो ये जो चार्ल्स लेक्लेरिक है, या बस याद रखिएगा दैट चार्ल्स लेक्लेरिक इज फ्रॉम मोनाको। और पहली बार हमने देखा 92 ईयर्स में कि मोनाको की व्यक्ति ने ही मोनाको की ग्रां प्री को जीत लिया है। सिंपल पॉइंट। अब हैरानी की बात यह भी है कि भाई यहाँ पे जो मोनाको है उसकी जो ग्रां प्री हुई इसमें ये जीते तो मैक्स वेट्सपेन कहां थे जो हर तरफ चैंपियन होते हैं। तो मैक्स वेट्सपेन अनफॉर्चुनेटली छठे स्थान पर रहे, टॉप 3 में भी नहीं रहे। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी एस्टोनिशिंग चीज भी है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हैरानी की बात है इस साल की आप सभी ग्रां प्री देखो तो मैक्सिमम टाइम तो आपको मैक्स वेट्सपेन का नाम ही दिखेगा, है ना। एक दो जगह लैंडो नॉरिस और कार्लोस साइंस भी थे। तो इस ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे ये जो जीत है ये बहुत बड़ी जीत है चार्ल्स लेक्लेरिक की। अभी रिसेंटली जो मोनाको ग्रां प्री इन्होंने जीती है। तो ये आप ध्यान में रखना, मैं हर चीज आपको बताता हूँ। तो नो डाउट F1 में टॉप नॉच ड्राइवर इस समय मैक्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे खेलते हैं। लेकिन रेड बुल के जो ड्राइवर हैं बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो नहीं जीत पाए और चार्ल्स लेक्लेरिक यहाँ पे जीत गए हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्योंकि मोनाको की बात हुई है, हमने मोनाको के इनहैबिटेंट्स की बात की, तो मैं इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना। देखो ये कंट्री है मोनाको, में यहाँ पे येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिख रही है आपको। अब ध्यान देना, ये जो मोनाको छोटी सी कंट्री है यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिल रही है। आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि हर तरफ क्या है, फ्रांस है। आप चाहे इसका यहाँ पे देखोगे नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, हर तरफ से इसके फ्रांस है ना, हर तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है। तो आप ये देखेंगे इसकी कोस्ट लाइन भी सिर्फ 4 किलोमीटर से भी कम की तो कोस्ट लाइन है, बहुत छोटी कोस्ट लाइन है। और ये मतलब इसकी लोकेशन मैंने बताई है क्योंकि मोनाको बहुत छोटी कंट्री, इसलिए इसकी लोकेशन कई बार बच्चों को नहीं पता चलती है। यू शुड नो अबाउट द लोकेशन ऑफ द मोनाको, क्योंकि मोनाको न्यूज में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मूविंग अहेड। अब ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अभी अगली ग्रां प्री आने वाली है, वैसे 9 जून को है, अभी टाइम है। मई में कोई ग्रां प्री नहीं होगी, मैं बस बता रहा हूँ। कैनेडियन ग्रां प्री देखते कौन जीतता है, फिर स्पेनिश, ऑस्ट्रेलियन। मैं बस ऐसे आपको बता रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि बहुत लोगों की ग्रां प्री में रुचि नहीं होगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको थोड़े बहुत एक पैरामीटर्स पता होने चाहिए ग्रां प्री के, विच इज यूजफुल ऑलवेज। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं बेटे अफ्रीका की कंट्री है चैड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैड के हैं प्रेसिडेंट देबी साहब, और इन्होंने अपॉइंट कर दिया है, तो मतलब इन्होंने नेम कर दिया न्यू प्राइम मिनिस्टर को, दैट इज अलामाय हलीना। तो ये सवाल आ सकता है, अलामाय हलीना बहुत न्यूज में थे, कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो चैड के बने हैं। तो प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद देबी, और प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, अलामाय हलीना। चैड कहाँ पे है, देखो ऊपर लीबिया है, इधर सुडान है, इधर नाइजर है, गेटिंग इट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वगैरह। ये आप थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। सो कैन यू सी द मैप। सो यहाँ पे ये नाइजीरिया के साथ भी इसका लग रहा है ये बॉर्डर, कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सुडान एंड देन लीबिया। मैं जस्ट आपको लोकेशन बता रहा हूँ, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है। सो दिस इज चैड। पहली बात तो लैंडलॉक कंट्री है, बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस में डूबी हुई कंट्री। मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, यू नो लॉट ऑफ क्राइसिस वी आर सीइंग इन दिस कंट्री फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसकी जो कैपिटल है दैट इज द जमेना। ठीक है, और एक चीज बस मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि क्राइसिस का मैंने नाम लिया है तो ये आपको बताना जरूरी है कि ये है मोहम्मद देबी, मोहम्मद इदरिस देबी, ये प्रेसिडेंट है। और इनका जो परिवारवाद है, बेसिकली वंशवादी है ये एक तरह से, क्योंकि इनके जो फादर हैं उन्होंने भी कू की थी, और वो कू करके मतलब एक तख्ता पलट करके ही मतलब ही अज्यूम द रोल ऑफ द लीडर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 2021 में ये भी इसी तरह से एक लीडर बन गए हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो ये आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। तो इनके फादर थे इदरिस देबी,
ही रूल चैड सिंस अ कू इन अर्ली 1990s। तो 1990 के दशक में इनके फादर ने रूल किया था, उसके बाद इन्होंने भी अब रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो इद्रिस देबी वेरी पावरफुल लीडर ऑफ चैड ही इज, ये बस आप ध्यान में रखिएगा। सो ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज का भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, सो विच कैन बी वेरी मच यूजफुल। क्लियर है? अब ये पूरा का पूरा रीजन ही आप देखोगे ना, बहुत अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, काफी रेबल ग्रुप्स वगैरह एक्टिव है, तो ये इसलिए भी टफ होता है इसको कंट्रोल करना। ये आप देख सकते हैं इसकी जो कैपिटल है कहां पर है। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़े, मूविंग अहेड। अब मैंने कल के करंट अफेयर में अगर आपने नोटिस किया कवर किया था प्रगति 2024, मैंने बोला था 28 तारीख को होगा। तो ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने बेसिकली ऑर्गेनाइज करवाया, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाया इसको। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सारा। प्रगति की जो फुल फॉर्म है वो बस याद रख लेना, इट इज फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन, दिस इज द वन। तो 28 तारीख को ये हुआ है। तो मेनली जो कोलैबोरेशन होनी चाहिए आयुर्वेदा और ड्रग इंडस्ट्री की, वो यहां पर करवाने का मेन प्रयास है इस तरह के इवेंट्स का, जो कि बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है तो R&D का पैसा वगैरह भी आता है, वो दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। तो कुल मिला के मेन यही चीज है कि हम किस तरह से पार्टनर कर सकते हैं R&D फैसिलिटीज के लिए। दे शुड बी अ कोलैबोरेशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन ड्रग्स, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद वी हैव टू यूटिलाइज द रिसर्च आउटकम, जो CCRS के जो भी R&D हुई है उसकी वजह से कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए फॉर रिसर्चर्स इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, और मतलब स्टार्टअप्स वगैरह को हेल्प करनी चाहिए। तो कुल मिला के वही है कि किस तरह से हम लोग आयुर्वेदा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी सही जो एसेंस है उसको बचाकर लोगों तक पहुंचाना, दैट इज द मेन आइडिया क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग्स के अंदर। और हर एक जो पॉइंट है उसी तरफ देखा गया है कि CCRAS और आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्रीज को कैसे हम पास में लेकर आए, क्योंकि रिसर्च एक तरफ हो रही है और एक तरफ ड्रग्स बन रहे हैं, तो उसके बीच में जो गैप है वो कम होना चाहिए। कुल मिला के ये मेन आइडिया। आई होप अगेन यू हैव एंजॉयड द सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को समझा, काफी सारे जो पॉइंट्स हैं उनको जाना। कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अगेन जैसे कि मैं बताता हूँ कि PDF जो है आपको वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आकाश चंदेव जी के बूस्टर, जिसको आप यहाँ पे स्कैन करके भी इजिली ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन नहीं भी करना, वहां पे जाओ और PDF उठा लो। So that's very much it for now. I hope you have enjoyed the session. Do share it maximum with your friends ताकि उन तक भी ये सेशन पहुंच पाए। Why I have started this session in the first place is मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर को बहुत आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए, डिकोड किया जाए। That is the main idea which I have, and I am hopeful कि वो मिशन जो है हम लोग accomplish कर पाएंगे। That's very much it for now. That's me Akash Dev signing off. Have a great day everyone. जय हिंद, जय भारत।